Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel Regalia, and in this video we will discuss about the ICRPG examination, what is this exam actually about, and all the other details pertaining to this exam. So let's start the video. Now guys, जैसे आपको पता होगा, हम जैसे ICRPG एग्ज़ामिनेशन की जब हम बात करते हैं, ICRPG एग्ज़ामिनेशन या फॉर दैट मैटर कोई भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं. जैसे फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम ऑल अबाउट. ओके, देन व्हेन टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, व्हाई शुड यू गिव दिस एग्ज़ाम, and how should you give this exam. Now these four things are very important for a student before he or she should appear for the examination. So we will step by step see all these things. So first let us see what is this exam all about. तो बेसिकली ICRPG एग्ज़ाम है क्या? ओके, व्हाट ICRPG एग्ज़ाम इज़ ए गेटवे फॉर स्टूडेंट्स. और अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक तरीके से बोलता हूँ तो फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एंड दैट टू फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी. एनी यूनिवर्सिटी मीन्स फ्रॉम एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. इट मे बी प्राइवेट और गवर्नमेंट, बट द important condition is that university should be accredited by ICAR accreditation ICAR का होना चाहिए उनके पास. मतलब ICAR ने एक तरीके से उसको सर्टिफाई किया हो कि हाँ, ये यूनिवर्सिटी हमारे नॉर्म्स पे खड़ी उतरी है. जैसा हमको चाहिए एक यूनिवर्सिटी में, जैसा सिस्टम हमको चाहिए, जैसा कोर्स करिकुलम होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसा ही कोर्स करिकुलम इस यूनिवर्सिटी में है. तो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते जो ICAR एक्रेडिटेड नहीं है, सो यू विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन. ओके, देन ये तो बात हो गई कि नटशेल में कि ये एग्ज़ाम एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हु इज़ द कंडक्टिंग बॉडी. एक्चुअली एग्ज़ाम कंडक्ट करा कौन रहा है. ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी है कौन. सो इस एग्ज़ाम की कंडक्टिंग बॉडी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी लास्ट 2019 का पेपर भी इसी ने कराया था. 2020 का पेपर और 2021 का पेपर भी NTA ने ही कराया था. ठीक है, इससे पहले पेपर ICAR कराता था और अभी पिछले 1-2 साल से इसको NTA ने कराना स्टार्ट किया है. अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. अभी जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैंने आपको बताया था कि व्हेन शुड यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. सो व्हेन से मेरा मतलब क्या था. व्हेन से मेरा मतलब था कि एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा था कि आप ये पेपर कब दे सकते हैं, क्या वो क्राइटेरियाज़ हैं. तो हम देखते हैं एक एक करके कि वो क्या क्राइटेरियाज़ हैं. सबसे पहले तो आपका जो डिग्री कोर्स है वो 4 साल का होना चाहिए. इट शुड बी अ 4-year डिग्री. बिकॉज यू नो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो 3 years का BSc भी कराती हैं. 3 years students are not allowed to give this examination. Okay, it's simple. If you are an agriculture graduate and you have a degree of 4 years, then only you are allowed to give this examination, or else you are not. Then the second thing is the minimum OGPA. So for a candidate who is a general candidate, OBC candidate, EWS and SC candidate, जो GPA होना चाहिए it should be around 6.6 out of 10, or to convert it into percentages it should be 60%. Okay,
For ST candidate and physically handicapped or physically challenged, it should be 5.6 out of 10, which is around 50%. सो ये दो क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल कर रहे हो, एक तो आपका 4 ईयर डिग्री और दूसरा आपका GPA विच शुड बी अराउंड 6.6, देन यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन. एंड आई थिंक 6.6 GPA या 60% तो सभी का आ ही जाता है ना. We will then move on to the next topic, that is why should we give this examination, and this is quite an interesting one, and I'll tell you why. Why should we give this examination? So the thing is, ICR examination is very special, and what makes this exam so special is the scholarship. ICR awards two kinds of scholarship to its students. One is the JRF scholarship and other is the non-JRF scholarship. The JRF scholarship is also nowadays it is called as the ICAR PG scholarship. ICAR PG scholarship. Okay. And the other scholarship, which is also known as the non-JRF scholarship, is basically the NTS scholarship or National Talent Scholarship. National Talent Scholarship. तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या होता है कि जो ICR, पहली चीज़ तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी स्कॉलरशिप का अमाउंट क्या है. सबसे बड़ा डिफरेंस तो वही है, ये अराउंड आती है 12,700 रुपीज़ पर मंथ, और ये आती है 5,000 रुपीज़ पर मंथ. ओके. सो सबसे पहला डिफरेंस तो इसी में आ जाता है कि इनकी स्कॉलरशिप का अमाउंट ही इतना ज़्यादा डिफरेंट है. सेकंड चीज़ आ जाती है, जो ICR की जो या JRF जो हम स्कॉलरशिप कहते हैं, लिमिटेड सीट्स पे मिलती है. मतलब ICR ने क्या किया है कि ICR हैज़ डिफाइंड सर्टन सीट्स, सर्टन JRF सीट्स. ओके. And those students who have a good rank can only avail the benefit of a JRF seat, while rest of the students fall into the category of this non-JRF category. So earlier क्या होता था कि अगर किसी स्टूडेंट को JRF सीट अलॉट हो गई या अगर किसी को JRF सीट अलॉट नहीं हुई तो he or she would not get the benefit of a scholarship. But now what ICR has amended is ICR has introduced a new scholarship which is NTS scholarship, and a student अगर उसको JRF सीट नहीं मिलती है and if he applies for a university out of his domicile, and if he gets a university out of his domicile, then he or she can avail the benefit of NTS scholarship. Like for example, if a university has 40 JRF seats, okay, sorry, 40 seats, out of which 20 are JRF seats and the rest are non-JRF seats. If you get a rank in which you are not able to secure a JRF seat for yourself, then you can go for this non-JRF seat and you can avail the benefit of an NTS scholarship. Like if I am a resident of Uttar Pradesh, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और and I get a college somewhere in Punjab. Okay, if I am a resident of Uttar Pradesh and I get a college in Punjab, but the seat is a non-JRF seat. Okay, मतलब मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई कि मुझे JRF की सीट मिल जाए. सो उस केस में क्या होगा कि आई कैन अप्लाई फॉर NTS, आई कैन गो फॉर NTS एंड आई विल गेट ₹5,000 per month, which is fairly a good amount of scholarship. But if you will compare it with JRF, then उतना अच्छा नहीं होता. ओके. सो हमने देख लिया कि ये एग्ज़ाम है क्या, व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम ऑल अबाउट, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और व्हेन, why you should give this examination, and now we'll see how to give this examination. So before I'll tell you how to give this examination, we should know that what is the pattern of the exam, what are the number of questions that come in the exam. So there are about 120 questions
that you will face. These questions are basically mixed bag, means you will see assertion reason type question, you will see objective questions, and also you will see match the column. Okay, these are the three types of pattern of questions that you will face, and the paper is of 2 hours. So if you'll calculate, you have 120 minutes and 1 minute for each question, which makes it a pretty hard deal if the paper comes difficult. So time management is a very important factor in exams like ICAR PG. Now we will see how to give this examination. So if you want to appear for the examination, you have to prepare certain subjects. Okay, there are a number of subjects I am going to list down, and you are free to choose any of them to prepare for the examination. You are not bound to select every subject. It's your particular choice. So I'm going to write the subject. First is plant sciences. Okay, first is plant sciences. Second is horticulture. Then physical sciences. Then entomology. Physical sciences हो गया, entomology and nematology. Agronomy and social sciences. Okay, so now these are the things 1 2 3 4 5 and 6. देर आर मोर सब्जेक्ट्स, जैसे एक एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, ओके, एक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होता है. बट आर वीडियो, टुडेज़ वीडियो बेसिकली फोकसेस ऑन दीज 6 सब्जेक्ट्स. मैं इसी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, और इसके अंदर जो सब ग्रुप्स होते हैं, इसके जो सब सब्जेक्ट्स होते हैं, वो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो हमारी वीडियो इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी आगे. सो अब हम देखते हैं कि इनके सब ग्रुप्स क्या होते हैं. जैसे प्लांट साइंसेस, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट साइंसेस है, जैसे ओके प्लांट साइंसेस. तो जैसे प्लांट साइंसेस है, तो अब प्लांट साइंसेस के अंदर भी तो कई सब्जेक्ट्स आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. ओके, दीज आर द बेसिकली ये स्ट्रीम्स हैं जिनमें आप आगे एमएससी फर्दर परस्यू कर सकते हैं. जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक स्ट्रीम है. ओके, प्लांट पैथोलॉजी जिसे कहते हैं, ये एक स्ट्रीम है. एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ओके. सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपको एमएससी करनी है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, बट द कैच हेयर इज़ कि अगर आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एमएससी करनी भी है ना, उसके लिए आपको प्लांट साइंसेस को ऑप्ट करना पड़ेगा एज योर फेवरेट चॉइस इन द एग्जामिनेशन. एंड यू हैव टू स्टडी various subjects, not like genetics and plant breeding. You also have to study pathology, you also have to study seed sciences. आपको microbiology भी पढ़नी पड़ेगी. Okay, so it goes like this. Now the next topic is physical sciences. Okay, physical sciences. Now physical sciences में आपका जैसे आता है एग्रोमेटोलॉजी. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द सब्जेक्ट्स. आप इसको नोट कर लो एक जगह, सो दैट आपको आसानी रहे आगे डिसाइड करने में कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है. सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री. ओके,
सॉइल कंजर्वेशन, soil conservation and water management. Irrigation, and water management. Then is agriculture physics. Then is agriculture chemicals. Then environmental sciences. Agromet, soil science, soil conservation, water management, agriculture physics, chemicals and environmental sciences. So ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इनमें आप एमएससी कर सकते हो। ये वो डिपार्टमेंट्स कह लो इनको, ठीक है, इनमें आप एमएससी ऑप्ट कर सकते हो इन सब में। देन हम नेक्स्ट उस पर आते हैं जिन्हें जो है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड निमेटोलॉजी। ओके, तो एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी में हम देखते हैं, जैसे आपका पहला है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, सॉरी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। ओके, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंटोमोलॉजी, कुछ भी कह लो। निमेटोलॉजी आता है आगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एपीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर एंड प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, इनमें आप एमएससी कर सकते हो आगे। और अगर आपको ये ऑप्ट करना है एंटोमोलॉजी, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे एपीकल्चर, सेरीकल्चर एंड ऑल। द नेक्स्ट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं है, एक खुद एग्रोनॉमी होता है और एक होता है आपका टी हस्बेंड्री, टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट उसमें आते हैं सोशल साइंसेस, देख लेते हैं। सोशल साइंसेस में आपका आएगा, जैसे आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। आपका डेयरी की इकोनॉमिक्स हो गई। फिर आपकी ना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एक टॉपिक होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें आप एमएससी कर सकते हो। नहीं तो डेयरी के एक्सटेंशन एजुकेशन में आप एमएससी कर सकते हो। सो ये टॉपिक्स हैं, मतलब ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये फील्ड हैं, इनमें आप एमएससी कर सकते हो। आगे देखते हैं हम, लास्ट है हॉर्टिकल्चर। थोड़ा वास्ट है हॉर्टिकल्चर, एक ह्यूज फील्ड है, आपको पता होगा हॉर्टिकल्चर की बहुत एप्लीकेशंस हैं, वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस हैं। सो हॉर्टिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट फील्ड बन जाता है आगे स्टूडेंट्स के लिए। सो पहला है हॉर्टिकल्चर, खुद हॉर्टिकल्चर है। दूसरा है वेजिटेबल क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स जिन्हें या फिर ओलेरिकल्चर भी कहते हैं इसको। तो आप या तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की स्टडी कर लो, यानी फ्रूट्स की एंड ऑल, या तो वेजिटेबल क्रॉप की स्टडी कर लो। फिर आता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी या फ्रूट साइंसेस इसे कहते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। प्लांटेशन स्पाइसेस, प्लांटेशन स्पाइसेस एंड मैप्स मतलब होता है आपका मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है ना। तो ये आप टॉपिक्स देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर हो गया, वेजिटेबल हो गया, पोमोलॉजी हो गया, फूड साइंस हो गया। तो ये सब कुछ टॉपिक्स थे जिनमें आप आगे जाके एमएससी कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी इसी पे थी। एंड
if you really like the content of the video, yeah, if you like the video, kindly subscribe the channel. एंड आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स के एग्रीकल्चर पे और भी दूसरी चीज़ों पे. सो स्टे ट्यून टू द चैनल.